हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 15 सितंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा ककाडो एक्सरसाइज के बारे में, दूसरा होगा विंडफॉल टैक्स, तीसरा एडिशन ऑफ द टाइप्स टू द एसटी लिस्ट, चौथा आर्टिकल होगा आपका वन वाटर अप्रोच, और पांच और लास्ट का आर्टिकल होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है ककाडो एक्सरसाइज के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है, ये इसको जो ये एक्सरसाइज हो रही है, ये मल्टीलेटरल ये कहिए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रही है, नवल एक्सरसाइज हो रही है। नवल पूरी नेवी इसमें जो आपकी डिफरेंट कंट्रीज की जो नेवी है इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये आपकी बाईलेटरल नहीं है, मल्टीलेटरल है, ये कि मल्टी नेशनल है, कई सारे नेशंस इसमें मिलके एक्सरसाइज वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और होस्ट कौन है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे हो रही है? ये ऑस्ट्रेलिया का जो एक डार्विन सिटी है वहां पे हो रही है। ये रहा यहाँ पे मैप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये है आपकी डार्विन सिटी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये कंडक्ट हो रही है। ये इसको होस्ट कौन कर रहा है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी कंडक्ट कर रही है। हमारा कौन कौन से जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे इसमें आईएनएस सतपुड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और PI-8 जो मैरी टाइम आपका पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, डार्विन में, ऑस्ट्रेलिया में, जो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इस एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जो ककाडो एक्सरसाइज है आपकी, ये जॉइंटली आपकी क्या है? जॉइंट इनेबल्ड बाईएनियल एक्सरसाइज, यानी कि साल में 2 बार होती है। किसके द्वारा होस्ट की जाती है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, मतलब इस बार होस्ट कर रही है। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको सपोर्ट कर रही है। बस आपको ये जानना है कि आपका ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इसको होस्ट रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी आपकी होस्ट कर रही है। ठीक है, तो यही सब इसमें जानना है, ककाडो एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, ये सब। ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, और आपका बाइनियल आपकी एक्सरसाइज होती है, साल में 2 बार होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका फायदा यही होगा, देखो सभी एक्सरसाइज का एक ही आपका उद्देश्य होता है कि अगर ये आपको दो देशों के बीच में हो रही बाइलेटरल है, तो दोनों देशों के बीच में इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना, जब भी जरूरत पड़े दोनों देश एक साथ आए और अपनी एक्सपर्टाइज को मतलब एकदम शेयर करें और एक दूसरे की हेल्प करें। जितनी भी कंट्री, मान लो अगर दो कंट्री है, ठीक है, तो वो हेल्प करे एक दूसरे की, मतलब मुसीबत के टाइम में। ठीक, तो वो क्या नाम, अपनी एक्सपर्टाइज का यूज करके मतलब दूसरे देश की हेल्प कर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर ऑपरेटिबिलिटी है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, ये होता है जैसे कि मान लीजिए जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है, अब वो तो हमारे शिप को चलाना नहीं जानती है, हमारे साथ तो उन्होंने कभी काम नहीं किया है। तो मान के चलिए, तो अब जब अगर ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हमें ऑस्ट्रेलियन नेवी को कॉल करना पड़ा मुसीबत के टाइम पे, मान लो भगवान ना करे ऐसा कोई टाइम कॉल करना पड़ा, क्योंकि वो पास में है। ठीक है, ये आपका इंडियन ओशन के पास में है, इधर है। ठीक है, साउथ पैसिफिक जो आपका ओशन है उससे टच करता है आप पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक, तो वहां उनको अगर कॉल करना पड़ा, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ना दूसरी कंट्री की जो आपकी नेवी है, एयर फोर्स है, उसके साथ काम करने की। हमारे जो हथियार है, हमारे जो आपके वेसल्स है, उनको ऑपरेट करना आना चाहिए, या हमें उनके वेसल्स को ऑपरेट करना आना चाहिए। तो यही है कि एक दूसरे के बीच में इंटर ऑपरेटिबिलिटी को सीखते हैं तो हर एक देश। ठीक है, तो ये सब चीज इसमें बोली गई है। ठीक है, ये आपका मैरीटाइम और एयर डोमेन्स में दोनों में होती है, मैरीटाइम में भी होती है, एयर में भी होती है, यानी कि नेवी और एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, एक दूसरे को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये हो गया। और आपका ये मेरी टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सर्विलेंस प्रोवाइड करती है। अगर बात करें कब शुरू की गई थी, 1993 में ये आपकी एक्सरसाइज शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये 2 हफ्ते तक लगातार चलती है। ठीक है, हार्बर पर और सी पे होती है, इसमें शिप्स और मेरी टाइम आपके एयरक्राफ्ट जो है लगभग 14 नेवी से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, थीम इसकी है पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। ठीक है, और जो इसका सिग्निफिकेंस वही है कि दोनों देशों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशंस होंगे। ठीक है, एक दूसरे की एक्सपर्टाइज को शेयर करेंगे, यही सब होता है। ठीक है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ये एक्सरसाइज, जिससे कि आपका रीजनल पार्टनरशिप बढ़ती है। ठीक है, जो आपके डिफरेंट नेशंस है वो आपकी मेरी टाइम एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, जिससे कि एक आपकी कॉन्स्टेबलरी ऑपरेशंस को चलाने की आपके पास एक्सपर्टाइज आ जाती है। और हाई एंड पे मेरी टाइम वारफेयर अगर होता है, तो कंबाइंड फॉर्म में
ऐसे एनवायरनमेंट कंबाइंड फॉर्मों से कैसे कंडक्ट किया जाए। तो उस तरह की टैक्टिक्स, उस तरह की स्ट्रेटेजी ये एक्सरसाइज से सीखी जा सकती है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि सिर्फ यही एक्सरसाइज है कि जो दो कंट्रियों के बीच में मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है, नहीं। जैसे कि इंडिया की और किसी कंट्री के बीच में मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कौन सी होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक होती है, ठीक है, जो अभी 22 मतलब जो 2022 में हुई है। ठीक है, बायलेटरल की बात करें तो ओस इंडेक्स होती है। ओस मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंड इंड मतलब आपका इंडिया, और एक्स मीन्स एक्सरसाइज, तो ओस इंडेक्स एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा विंडफॉल टैक्स के बारे में। एक वर्ड है यहाँ पे विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब जान लीजिए। विंडफॉल का मतलब होता है कोई चीज जिसका आपने एक्सपेक्टेशन ना किया हो, एक्सपेक्ट ना किया हो, यानी कि कोई धन मिल जाए आपको, मतलब अचानक से कहीं से धन मिल जाए अचानक से, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। जैसे मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी आजकल चल रही है, किसी ने बोला यार एक क्रिप्टो करेंसी है शिबा INU। ठीक है, शिबा INU। ठीक है, आपने, ऐसे तो बहुत सारी हजारों क्रिप्टो करेंसी है, पर जो कुछ कुछ मेन है जैसे कि बिटकॉइन हो गई, ईथरम हो गई। ठीक है, ईथरम हो गई, बिटकॉइन क्लासिक हो गई, लाइट कॉइन हो गई, आपका रिपल हो गई, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। ठीक है, और तो हम एक बात मानते हैं शिबा इन्यू, अगर आप शिबा इन्यू का रेट देखें तो 0.001029 के अराउंड होगा। मान लीजिए हम ये मानते हैं इतने रुपए आपका है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई किसी ने बोला अरे इसका प्राइस बढ़ने वाला है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपने सोच के देखियो इसका जो इस इन्वेस्ट इसमें मतलब आपने मान लीजिए 50,000 इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, 50,000 ऐसे इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके तो कई लाख या करोड़ों इसकी यूनिट आ जाएगी। तो आपने तो जस्ट ऐसे ही किया था कि भाई ठीक है 50,000 ना मान के आप मान लीजिए 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए। तो सोचा आपने कि जो होगा देखा जाएगा, डूबेंगे पैसे डूब जाएंगे और उभरेंगे उभ जाएंगे, आपने तो ऐसे ही कर दिया, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी, कोई आपने बस सुना और इन्वेस्ट कर दिया। तो अचानक से कुछ दिन बाद या हो सकता है 1 साल या 2 साल बाद, तो इसका प्राइस आपका 1 रुपया होगा। तो आपको तो कई सौ करोड़ का फायदा हो जाएगा, आपने 10,000 लगाए और आपको तो करोड़ों का फायदा हो गया ना। तो सोच के देखो ना, अभी इसका प्राइस 0.0010 मान लीजिए 3 है, तो और जब ये 1 रुपया हो जाएगी तो कितने गुना इसका मतलब बेनिफिट होगा आपको, अगर आप 10,000 लगाते हैं तो करोड़ों में पहुंच जाएगी आपकी अमाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपका एकदम इतना ज्यादा विंडफॉल, इसे बोलते हैं कि विंडफॉल यानी कि बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा मुनाफे को ही विंडफॉल बोलते हैं। अचानक से आपके पास धन आ जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो वो चीज है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि कोई चीज है जैसे कि आपकी पहले तो ये जान लेते हैं कि न्यूज में क्या है। जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, उसने सोचा कि जो विंडफॉल आपका गेन हुआ है ऑयल कंपनीज को, जो रिफाइनरीज है, इन इन पर जो गेन हुआ है अचानक से, ठीक है, किसी ऐसी सडन इवेंट की वजह से, उन्होंने उसके लिए कोई काम नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई, बस उसे अचानक से ही हो गया, मतलब उनके नसीब में तो हो गया। ठीक है, जैसे कि कोई रीजन, जैसे कि आपका कोविड। ठीक है, कोविड 19 आया। दूसरा अभी रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, इसकी वजह से आपका वो उसका कटौती हो रही है, यानी कि वहां पर सप्लाई जो है बहुत मुश्किल हो रही है। और दूसरा, इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है और इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है, मान के चलो आप दुकानदार हो तो आप कोई चावल बेचते हो, और खेती, मान लो इंडिया की बात करें, इंडिया में एक साल में खेती मान लो बर्बाद हो जाए किसी एक सीजन में, और आपके पास स्टॉक में चावल है, तो चावल की तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो जो चावल आज 10 रुपए केजी मान लीजिए आप बेच रहे हो, 10 रुपए केजी का, तो उस चावल को तो आप 100 रुपए केजी बेचोगे ना। तो आपका तो कितना मतलब 10 गुना बढ़ गया ना प्रॉफिट। तो यही इस तरह का है, तो आपने नहीं चाहा था, आपने ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाया, आपने तो नहीं कहा ना कि वो फसल बर्बाद हो जाए या कोई ऐसी क्लेमाइटी आ जाए, तो मगर वो अचानक से हो गया तो आपके फेवर में हो गया। तो ये जो आपने इतना प्रॉफिट कमाया, तो गवर्नमेंट ने सोचा ये प्रॉफिट तो देखो एक तरह से किससे लूटा, आम जनता से, कंज्यूमर से लूटा गया। तो अब नुकसान किसका हुआ, कंज्यूमर का हुआ, फायदा किसका हुआ, कुछ गिने चुने लोगों का। तो ये तो बहुत बड़ा मिसमैच हो गया, बहुत बड़ी गैप आ गई मतलब इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस पर टैक्स लगाया जाए, और जो ये टैक्स लगा के जो आप कमाओगे या ये जो
पैसा कमाया इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मान लो कोई पैसा कहते हैं ना गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो जो अमीर होने का जो एक क्रम है, गरीब होने का जो क्रम है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करा जाए। जो ये आपका पैसा कमाया है इससे क्या नाम विंडफॉल जो आपको गेन हुआ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए टैक्स लगा के। तो यही है यहाँ पे कंसेप्ट के जो ऑयल कंपनीज को आपका जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज है, उनको जो विंडफॉल गेन हुआ है उस पर टैक्स लगाया जाए और टैक्स लगा के जो पैसा आएगा उसको एक तरह से ये आपकी ये जो वेलफेयर स्कीम जो चलाती है गवर्नमेंट, जैसे कि आपकी ये हो गया ये मिड डे मील वाली जो स्कीम है, ठीक है, और भी एस सी एस टीज के लिए हम इसकी स्कीम चलाते हैं, ठीक है, और जैसे कि आपका आईसीडीएस स्कीम है, और जो आपका है टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, जो हम राशन देते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी स्कीम्स है जो वेलफेयर की स्कीम चलाते हैं हम डिफरेंट सेक्शंस के लिए। तो उसमें पैसा लगाया जाए, तो एक तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया पैसे का। तो ये यहाँ पे बोला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इम्पोज करने की कोशिश की है, हालांकि जुलाई 2022 में ही बोला था विंडफॉल टैक्स लगाने की। किस पे? डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर्स कौन जो है, डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर्स कौन है? आईयूसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ठीक है, गेल हो गया, और भी कई सारी कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, आपका एसआर ऑयल हो गया, ठीक है, और एचपीसीएल हो गया, और आपका ये क्या नाम ये नुमा एनआरएल हो गया, ये सीपीसीएल हो गया, चेन्नई पेट्रोकेमिकल, या चेन्नई चेन्नई पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। तो ये जो आपकी डोमेस्टिक कंपनीज है रिफाइनरी, तो इन पे आपका इन्होंने जो गेन कमाया है इस तरह की क्लेमाइटी से, इस तरह की सडन इवेंट से, तो वो उस पर टैक्स लगाया जाए। तो यही बोला है कि जो टैक्स लगाया था जुलाई 2022 में, ये कहा है कि ये एडोक बेसिस पे नहीं था कि अचानक से ही लगा दिया, कुछ भी सोचा लगा दिया, एडोक मूव नहीं था, बल्कि ये सोचा समझा एक मूव था इंडस्ट्री को ऊपर लगाना, जिससे कि ऐसा नहीं कि भाई मन किया तो भाई इन्होंने बहुत कमा लिया लगा दो, और मन किया तो ना लगा, तो वो नहीं है, सोचा समझा कंसल्ट किया गया अच्छी तरह से एक्सपर्ट के साथ, ठीक है। तो यही इसमें बोला है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ये काम हो रहा है, इसकी वेव टैक्स लगाने की जो विंडफॉल टैक्स है दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिलती है। कहाँ पे? यूके में, इटली में, जर्मनी में, ये पहले ही लगा चुके हैं विंडफॉल टैक्स। जो प्रॉफिट जो हुआ है, गेन जो हुआ है, उसमें पहले ही लगा चुके हैं। ये किस पे लगा चुके हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे। जो एनर्जी कंपनीज है उन्होंने जो आपका गेन किया है उस पे जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है उस पे लगा रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसे बोलते हैं, देखिए, एक होता है आपका मिनिमम इतना गेन होना चाहिए किसी चीज से, कोई जो गेन होता है प्रॉफिट होता है, अगर वो एक मिनिमम प्रॉफिट जो आपका एक्सपेक्ट किया जाता है उस प्रॉफिट से अगर ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, आप दुकानदार हो, आपने चावल खरीदा 10 रुपए केजी का, तो अब जाहिर सी बात है आपने ही 10 रुपए केजी का खरीदा है, तो आप उसे 10 में तो बेचोगे नहीं। हो सकता है आप उसे 12 में बेचो, 13 में बेचो, यानी कि आप हम मान लेते हैं 15 रुपए केजी में बेच रहे हैं, तो आप 1 केजी पे 5 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आपका ये प्रॉफिट है, तो इस पे तो ठीक है, इस पे हम ये मान के चलते हैं, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। मगर आप उसे अचानक से 10 रुपए केजी से आप मान लीजिए 50 रुपए केजी बेचना शुरू कर दे, क्लेमाइटी आ जाए, फसल बर्बाद हो जाए किसान की, चावलों की, तो आपके पास स्टॉक है तो आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है। तो ये जो आपका 15 से 50 हुआ है, आप बेच रहे थे 15 केजी, 15 रुपए पर केजी, पर 50 हो गया, तो आपका कितना बढ़ गया? ये 35 रुपए, यानी कि 35 रुपए का आप फायदा आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो इस 35 रुपए पे टैक्स लगेगा, तो इसी को ही जो बोलते हैं आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने एग्जांपल लिया चावल का, ठीक है, यानी कि आपके ग्रेन का, मगर यहाँ पे एनर्जी कंपनीज की बात हो रही है। एनर्जी कंपनी जो आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आर कंटेम्पलेटिंग डूइंग सो, तो ये भी मतलब पहले कुछ तो लगा चुकी है, और जिन्होंने नहीं लगाया वो भी कंटेम्पलेट कर रही है, सोच विचार कर रही है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। तो यही इसमें बोला है। अब विंडफॉल टैक्स तो मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी पढ़ लो, आ जाए तो उसकी डेफिनेशन क्या लगोगे। तो विंडफॉल टैक्सेस क्या है? ये डिजाइन किए जाते हैं टैक्स लगाने के लिए, किस पे? प्रॉफिट पे। कोई जो कंपनी डिराइव करती है, कमाती है, कहाँ से? कोई ऐसा एक्सटर्नल या अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो जाए। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट मतलब जो कभी सोची ना हो, इस तरह से पहले कभी हुई ना हो, अनप्रेसिडेंटेड इवेंट उन्हें बोलते हैं। जैसे कि मांग कोई कोई इस तरह की क्लेमाइटी आ जाए, ठीक है, इस तरह जैसे अभी अचानक से ये युद्ध हो गया,
किसी ने सोचा नहीं था ना रशिया यूक्रेन का युद्ध होना चाहिए या होगा। ये किसी ने आग लगा दी और युद्ध हो शुरू हो गया। तो ये अचानक से हो गया, तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई उसकी। एनर्जी सप्लाई कम हो गई, तो डिमांड उसकी ऑयल की बढ़ गई। तो आपकी तो इस वजह से क्या हुआ कि उसका जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी उन्होंने बहुत कमाया। तो प्रॉफिट जो है कैन नॉट, इसमें क्या है कि प्रॉफिट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू समथिंग द फर्म एक्टिवली डिड। वही जो मैंने पीछे बताया था कि प्रॉफिट यहाँ पे है कि ऐसा नहीं कह सकते जो हमने प्रॉफिट कमाया कंपनी कहने लगे कि ये तो हमने किया है। आपने क्या किया इसमें? जो आईओसीएल की अगर बात करें या शेल कंपनी की हम बात करें जो यूएस की है, और वो कहने लगे कि जो हमने प्रॉफिट कमाया वो तो हमारी मेहनत की वजह से। तुमने मेहनत क्या कर ली? ये तो रशिया यूक्रेन वार हो गया, कोविड आ गया, उस वजह से सप्लाई कम हो गई और प्रोडक्शन कम हो गया, और आपका डिमांड ज्यादा हो गई। तुमने कुछ नहीं किया ना। हाँ, तुम ऐसी स्कीम चलाते जिससे कि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता, तो वो कहे क्या, या तुम ऐसा इन्वेस्टमेंट करते जिससे कि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता। मगर तुमने तो रशिया यूक्रेन वार में कुछ नहीं किया ना। ये बात है, तो इसको बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, एक्सटर्नल इस तरह की इवेंट। ठीक है, जिसमें आपने कभी सोचा नहीं ना पहले कभी इस तरह से हुआ, तो उसी को बोला है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना एनर्जी सेक्टर में, या एक्सपेंशन कर रहे बिजनेस का, ऐसा तो काम कुछ आपने किया नहीं। तो विंडफॉल का मतलब ये, अगर इस वर्ड की जो डेफिनेशन जाने, ये अनअर्न, अनअर्न मतलब आपने कमाया नहीं है, अनएंटिसिपेटेड गेन है। आपने सोचा नहीं है कि आप बगैर सोचे गेन हो गया आपको इनकम से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विंडफॉल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेवी ए गवर्नमेंट जो टिपिकली लेवी ए वन ऑफ टैक्स कहते हैं जो एक बार लगाया जाए। वन ऑफ मतलब सिर्फ एक बार की लगा रेट्रोस्पेक्टिवली, कि आपने जो कमाया उस पे शुरू से लगेगा। ठीक है, जब से आपने कमाया, ऐसा नहीं ना कि भाई आपका मान लो आप कमा चुके हैं और आप इसे छोड़ दो और जो नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा हो तो उस पे लगा, नहीं नहीं, ये लगेगा क्योंकि आप तो कमा गए, अब तो फायदा लेके। तो ऐसे तो नुकसान हो जाएगा ना ओवरऑल कंट्री का। तो इसको रेट्रोस्पेक्टिवली बोला जाए, नहीं कि पिछली जो इवेंट हुई है उसी में ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि अब जो हो गया पीछे, वो कहते हैं ना कि जो पीछे बीत गया उस पर भूल जाओ, मिट्टी डालो और आगे का सोचो, वो नहीं, जो हुआ है उस पर भी लगाए, तो इसलिए रेट्रोस्पेक्टिवली से बोला जाता है। ठीक है, रूटीनली हैज बीन डिस्कस इन द ऑयल मार्केट, वही बात है कि इस पे डिस्कस किया जा रहा है। फ्लक्चुएशन जो आ रहा है प्राइस में, इसकी वजह से क्या है, वोलाटाइल हो गई मार्केट, प्रॉफिट वो ये हो गया। रेशनल यानी कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो अनएक्सपेक्टेड गेन हुआ है हाई प्राइसेस से, जो इन्होंने कमाया है, जिससे कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स में लगाया जा सके, सप्लीमेंट्री रेवेन्यू कमाया जा सके, गवर्नमेंट इसे कमाएगी। ठीक है, और विंडफॉल टैक्सेस यही है कि प्राइस जो है ऑयल का, गैस का, ये बहुत तेजी से बढ़ गया लास्ट ईयर में। ठीक है, शुरू के 2 क्वार्टर में। इससे जो इंक्रीज ये हुआ है प्राइसेस में, किस कुछ फैक्टर्स की वजह से, कौन कौन से फैक्टर है कि मिसमैच रहा एनर्जी डिमांड में और सप्लाई में, यानी कि डिमांड आपकी बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, ये मिसमैच देखने को मिला, जिससे कि इकोनॉमिक रिकवरी हो नहीं पाई कोविड 19 के टाइम में। ठीक है, और रशिया यूक्रेन वार एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। तो यही सब इसमें रीजन आपके बताए जा रहे हैं। पैंडेमिक रिकवरी और सप्लाई इशूज तो ये रहा है कि पैंडेमिक से रिकवर अभी हम कर ही रहे थे, क्योंकि सेकेंड वेव आ गई, सप्लाई आपकी कम हो गई या रुक गई। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया एनर्जी के सेक्टर में। और ये जो अब जो ये ऑयल की कंपनी का प्रॉफिट कमा रही थी, जिससे कि गैस के दाम बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ गए, और नुकसान किसे पहुंचा? आपके हाउस होल्ड्स को, जो कॉमन हाउस होल्ड है उन्हें नुकसान पहुंचा, और प्रॉफिट किसे मिला? एनर्जी की जो कंपनी है उन्हें मिला। बस यही है इसमें कि जो रिफाइनर से इन्होंने बहुत बड़ा गेन कमाया, ये फ्यूल का एक्सपोर्ट करके, और ये सब डेफिसिट किसे सहना पड़ा? यूरोप को सहना पड़ा। अगर हम उसी किस वजह से कि ऑयल का बॉयकॉट कर दिया था इंपोर्ट करने से रशिया से, क्योंकि उसने तो उस पर वो कर दिया ना, यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो इस वजह से इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, तो वहां पे क्या होगी? कमी होगी, कमी हो गई तो वहां की जो कंपनी थी, वो उनके पास जो स्टॉक था उससे बहुत कम आया। तो यही सब है, यूएन वाले इस पर हल्ला कर रहे हैं कि भाई इससे तो जो पीपल है, वनरेबल पीपल है, उन्हें नुकसान पहुंचेगा, उन्हें सपोर्ट करना है, इसलिए टैक्स लगाना जरूरी है। ये इसलिए इन्होंने विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसका आईएमएफ भी क्या अगुवाई करे, कहने मतलब समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यही बोल रहा है बस इसमें। आगे बढ़ते हैं अगला आर्टिकल के, देखिए कुछ एसटी ट्राइब्स है, उनको अभी उसमें एसटी की लिस्ट में, जो एसटी की लिस्ट है उसमें ऐड कर लिया गया है। अब ये क्या बोला कि
एक अप्रूवल मिल गया है आपका गवर्नमेंट से कि जो आपकी कुछ कम्युनिटीज है, एसटी कम्युनिटीज है, उनको इंक्लूड कर लिया जाए एसटी की लिस्ट में। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, ओ सॉरी, कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? वो आपका बिलोंग करती है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनसे बिलोंग करती है। तो इनको इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन कैसी होती है, कि एसटी कोई कम्युनिटी है अगर उन्हें इंक्लूड करना हो तो क्या होती है। सबसे पहले रिकमेंड करती है, जिस स्टेट में वो कम्युनिटी रहती है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी। किसको रिकमेंड करेगी? जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, उसको रिकमेंड करेगी। जब उसके पास रिकमेंड पहुंच जाएगा, वो उसे कंसीडर करेगी, रिव्यू करेगी और इसे भेजेगी रिव्यू के लिए। और उसे फिर किसके पास भेज देगी? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, क्योंकि उसके पास ही सारा इनका ब्यौरा होता है, सारा वो होता है कि वो इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा? जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है, ट्राइब्स है, वो इसको देगा अप्रूवल। अप्रूवल देगा, अप्रूवल मिलने के बाद फिर ये क्या है? कैबिनेट के पास फाइनल डिसीजन के लिए भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ इसका, इसका लिस्ट में इंक्लूड करने का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जान लेते हैं जो ये ट्राइब्स है। ये तो इसलिए न्यूज में आता है। अब ट्राइब्स कौन कौन सी है जिन्हें इंक्लूड किया? हट्टी ट्राइब्स। एक तो हट्टी ट्राइब्स है, दूसरी आपकी नरी कोरावन और कुरी विकारन, ये तमिलनाडु की टाइप्स है। एक बिंजिया टाइप्स है छत्तीसगढ़ की। एक आपकी गोंड कम्युनिटी है। एक बेट्टा कुरवा टाइप्स है कर्नाटक की। गोंड कम्युनिटी आपकी उत्तर प्रदेश की, आप तो जानते ही हो। ठीक है, और आपकी ये नरी नरी कोरावन और कुरीविकरण, ये सब आपकी, और भिंजिया ये आपकी छत्तीसगढ़ की, एक तमिलनाडु की, और हट्टी टाइप। हम हट्टी टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश है। देखिए, आपके दो चीजें हैं। हट्टी ट्राइब क्या है? हट्टी इनका नाम ये पड़ा क्योंकि जो ये ट्राइब है, ये आपका क्या हाट लगाती थी। हाट एक छोटी सी दुकान, आपने देखा होगा कहीं पे शहर में, गांव में, छोटी दुकान लगा के रोड पे आपकी कुछ आपकी जो धान बेचना शुरू कर देते हैं, साग सब्जी मीट बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये बरसों से, हजारों सालों से ये ट्राइब जो है इस तरह से बेचती चले। इस वजह से जो हाट है, इस सब की वजह से इन्हें हट्टी बोलने लगा। हाट मतलब एक दुकान छोटी सी। तो इस सब की वजह से ये आपका ये नाम इन्हें मिल गया, हट्टी ट्राइब मिल गया। और ये बहुत ही क्लोज निट कम्युनिटी है, यानी कि एक दूसरे से बड़े ही, एक तरह से इस तरह से ये मिलजुल के रहते हैं। एक दूसरे से बहुत सोशल तरीके से रहते हैं, क्लोजली निटेड है, यानी कि एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी डिमांड की, कब से डिमांड कर रही है कम्युनिटी टाइप? ये लगभग 1967 से इस चीज की डिमांड करे कि हमें भी वो करा जाए। मगर इनका एक गुस्सा भी है। गुस्सा ये क्यों है? क्योंकि देखो, आपके हिमाचल को उत्तराखंड में दो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक दो एरिया, एक ही एरिया के, ये जिस एरिया में ट्राइब रहती है, ये मान लीजिए पूरा एरिया 80 ट्राइब। एक ट्राइब आपका होता है जौनसर, जौनसर बावर। ठीक है, ये जौनसर बावर, इसमें भी 80 ट्राइब रहती है। एक एरिया आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एरिया, ओ सॉरी, ये एरिया है, ये दो पार्ट में डिवाइड, ये सिरमौर हो गया, जौनसर बावर हो गया। अब दिक्कत क्या है कि जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एरिया है, ठीक है, अब वहाँ के जो ट्राइबल, जो आपका जॉनसर पावर एरिया है, यहाँ की जो हट्टी कम्युनिटी है, इनको तो एसटी का स्टेटस मिल गया 1967 में ही। मगर जो आपका जॉनसर आपका ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया, इनको नहीं मिल पाया, जबकि दोनों ही एक ही है, एक ही एरिया में रह रहे हैं। बस कुछ को मिले, कुछ को नहीं। तो गुस्सा तो आएगा ना भाई, हम एक जैसे, ये सब कुछ एक जैसा ही स्टेटस है हमारा, मगर हमारे कुछ पार्ट को दे दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया, तो इसलिए इनका गुस्सा भी है। तो इसलिए कर रहे हैं। दूसरा है आपकी तमिलनाडु की, तमिलनाडु की नरी कोरावन, और दूसरा है कुरीविकरण। ठीक है, नरी कोरावन ये नोमैडिक ट्राइब है जो एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहती है। नरी कुरावाज या विकाराज। तो जो नरी कुरावाज है, उन्हें हम जयकाल कैचर भी कहते हैं। जयकाल मतलब गीदड़ होता है ना आपका, जयकाल हिंदी में बोलते हैं उनको पकड़ने वाले। ठीक है, और दूसरा नरी कुरु विकाराज, उन्हें बोलते हैं बर्ड ईटर, यानी कि पक्षियों को खाने वाले, चिड़ियाओं को खाने वाले। ये आपके अपने ऊपर प्राइड महसूस करने वाली कम्युनिटी है, नोमैडिक कम्युनिटी है, जिनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हंटिंग और गैदरिंग है। क्योंकि नोमैडिक है, तो ये आपके वही है कि भाई इधर घुमंतू आपकी ट्राइब है, तो इनका यही काम है। अगली है बिंजिया। बिंजिया छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है।
तो इसमें क्या है, एसटी, अब जो छत्तीस जो भिंजिया है, जो झारखंड के भिंजिया और उड़ीसा की भिंजिया है, उन्हें तो एसटी की लिस्ट में डाल दिया गया, पर जो छत्तीसगढ़ की भिंजिया उन्हें नहीं डाला है। तो ये भी एक आयरनी टाइप है। ठीक है, तो इसलिए भिंजिया कम्युनिटी क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, एग्रीकल्चर करती है मेनली। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ये बीफ नहीं खाते, पोर्क नहीं खाते, मतलब एक तरह की ब्राह्मण टाइप की इसमें वो है, ट्रेड्स है। ठीक है, पर हाँ, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और जो ये राइस बियर, जो अल्कोहल जो कंज्यूम होती है वो हांडिया बोलते हैं उसको, यानी कि राइस से बनाई गई बियर होती है। ठीक है, अब गोंड कम्युनिटी की बात करें, गोंड कम्युनिटी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। अभी कैबिनेट ने अप्रूव तो कर दिया। ठीक, गोंड कम्युनिटी जो उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट में रहती है, इन्हें एसटी कम्युनिटी में डाला जाएगा। ठीक है, जो इनकी 5 सब कैटेगरी है गोंड कम्युनिटी, कौन सी है, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड। ठीक है, गोंड की एक है राजगोंड। ठीक है, ये भी आपके इसमें आती है, यानी कि जो 5 कैटेगरी है। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पथारी कम्युनिटी जो किससे बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि गोंड कम्युनिटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, और ये एसटी है, ये एससी है, तो ये एसटी है। ठीक है, ये हो गया। अगला है हमारा बेटा कुरुबा, ये कर्नाटका की आपकी ट्राइब है। इन्हें एससी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसे हम दूसरी फॉर्म में ये बोल सकते हैं, दूसरे नाम से काडू कुरुबा भी बोल सकते हैं, कर्नाटका की ट्राइब है। बेटा कुरुबा कम्युनिटी जो है, इन्हें एसटी कम्युनिटी का स्टेटस दे दिया गया है अभी, मगर ये 30 साल से मांगते हुए चले आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा वन वाटर अप्रोच के बारे में। देखिए, अभी आप जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से जूझ रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी टाइफून आ जाता है, कभी हुरिकेन आ जाता है। वो आपका जो क्लीन वाटर की कमी है, वाटर तो है मगर क्लीन वाटर की कमी है। ठीक है, कभी कहीं पे आंधी आता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी फ्लड आ जाती है। अभी देखो, उसमें फ्लड आया था बेंगलुरु में। ठीक है, और आपका पाकिस्तान में फ्लड देखने को मिला, 1/3 पाकिस्तान तो तबाह हो गया। कितना जान माल का नुकसान हुआ है। ठीक है, आप जर्मनी में देखते हो, वहां पे आपकी हीट वेव चल रही है। ठीक, तो ये इस तरह क्लाइमेट चेंज है। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज और आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से कि आपका जो पानी है, जो क्लीन वाटर है, उसकी कमी बहुत हो रही है। और ये ऐसा ही नहीं कि इंडिया की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की, पूरे ग्लोब की बात हो रही है। और ग्लोब की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 4 बिलियन पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में, यानी कि ये कह रहा है कि 2050 तक पूरे ग्लोब की पॉपुलेशन को, यानी 4 बिलियन पीपल्स को आपकी पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। पीने का तो अभी भी शॉर्टेज है, मगर उसे बर्तन धोने के लिए और भी कई चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। तो पानी इतना गंदा हो जाएगा, यानी कि इतनी सूख जाएगी चीजें, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आपका क्या होगा, वाटर वार होगा 2050 तक। अभी क्या है, न्यूक्लियर वार की धमकी मिलती है, आपका वार अलग तरीके से लड़ा जाता है। इवन अभी भी कन्वेंशनल तरीके हैं वार लड़ने के, कन्वेंशनल वार होते हैं। मगर आने वाले दो टाइम में, यानी 2050 में, अभी तो इंफॉर्मेशन वार भी एक अलग तरीके से होता है, मगर आने वाले टाइम में वाटर वार होगा। ठीक है, तो ये होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यूएन ने क्या किया है, यही बोला कि 2050 तक 4 बिलियन लोग पानी के लिए तरसेंगे, शॉर्टेज हो जाएगी, इसलिए हमें वन वाटर अप्रोच अपनाने की जरूरत है, इसे अपने कल्चर में लाने की जरूरत है, अगर हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। अब बात आती है वन वाटर अप्रोच क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्ट एकदम नया है। वन वाटर अप्रोच एक तरह से इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। यानी कि जितने भी वाटर रिसोर्सेज है, उन्हें एज हम इंटीग्रेटेड समझे। इंटीग्रेटेड से मतलब ये, एक वाटर रिसोर्स दूसरे वाटर रिसोर्स पर डेवलप डिपेंड करता है। अगर आप हम वेटलैंड की बात करें, ये भी तो एक तरह से वाटर रिसोर्स है ना। ठीक है, जो ट्राइब्स रहती है वहाँ के लिए पानी का, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, पशुओं को, पक्षियों को, भैंसों को, गायों को, हर चीज के लिए एक्वाफर जो आपका रिचार्ज होता है, वो। अगर आपका बारिश नहीं होगी तो ये एक्वाफर रिचार्ज नहीं होगा, वेटलैंड रिचार्ज नहीं होगा। बारिश होगी तो कब होगी, जब आपका पानी एक जगह से वेपराइज होगा, दूसरी जगह आपका वो बरसेगा। तो कहने का मतलब, अब जहाँ समुंदर में अगर पानी है तो वो बरसेगा, समुद्र में पानी कम रहेगा, ये कहिए कि दूसरी जगह से नदियों का पानी सूखेगा, तो क्या होगा, तो पानी कहाँ, मतलब
कहने में शॉर्टेज से है। तो आपको एक वाटर रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना है दूसरे वाटर रिसोर्सेज के साथ। इसे ये नहीं समझना है समुंदर है इसका क्या, इसमें तो पानी रहेगा, नहीं नहीं। जिस तरह से ये चीजें चेंज हो रही है उसको हमें देखते हुए ये हमें पूरा एक कल्चर में लानी होगी, चीजें इंटीग्रेटेड करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैनेजमेंट करना होगा कि उनको मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड हो। यानी कि अगर एक को यूज कर रहे हो तो असर उसका दूसरे पे दिखाई पड़ता है ना। तो उस तरह से ये बात की जा रही है कि सभी को वाटर रिसोर्सेज सभी को वैल्यू देनी होगी। चाहे वो वाटर सोर्स आपका कहीं से आ रहा हो, चाहे समुंदर से आ रहा हो, या आप धरती से निकाल रहे हो, या बर्फ से आ रहा हो, ग्लेशियर से आ रहा हो, या आपका बारिश का पानी आ रहा हो, कैसा भी आ रहा हो, यानी कि सबको बराबर वैल्यू देनी पड़ेगी। एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी होगी। सभी वाटर रिसोर्सेज को इंटीग्रेटेड तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से और सस्टेनेबल मैनर में हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें मैनेज करना पड़ेगा। इसकी हेल्प कैसे लेनी, कम्युनिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, लोगों की हेल्प, बिजनेस लीडर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो पैसा लगाए, इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी देगी, फार्मर्स की, ठीक है, वो आपका क्या है खेतों में जो काम करते हैं उन फार्मर्स की हेल्प लेनी, कंजर्वे कंजर्वेशनिस्ट की हेल्प लेनी, पॉलिसी मेकर्स की, आपकी गवर्नमेंट की, एकेडमिक की, उनके पास एक्सपर्टाइज होती है, वो बताएंगे, और इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट इसके बहुत ज्यादा होंगे, ये बताया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच ये तो हम अपना ही है। इसको ये क्या करेगी, ये मैनेज करेगी जो आपका वाटर लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको लॉन्ग टर्म तक हम रेजिलिएंट और रिलायबल मैनर में यूज कर सके, ताकि हम उन्हें आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको हैंड ओवर कर सके, कम्युनिटी को और पूरे इकोसिस्टम को इसका लाभ मिल सके, फायदा पहुंच सके। तो वन वाटर इज द फ्यूचर ऑफ द वाटर इंडस्ट्री, ये लाइन आप अगर याद कर लोगे और मेंस में लिखाओगे तो आपका एक मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो वन वाटर इज द फ्यूचर ऑफ द वाटर इंडस्ट्री। तो कहने का मतलब यही है कि आप वाटर जो है उसको पूरे वाटर रिसोर्सेज वन वाटर मान के चलो, इन्हें डिफरेंट डिस्क्रीट फॉर्म में मत देखो। ये ड्रिंकिंग वाटर है, आपका स्टॉर्म वाटर है, वेस्ट वाटर है, ग्राउंड वाटर है, इनका आपका इन्हें पूरा एक वाटर मान के चलो। तो अगर आप एक वाटर मानोगे तो उसका यूज भी सही करोगे, उसे सही से आपका कंजर्व भी करोगे, उसका आपका सही से क्लीनिंग भी उसकी हो पाएगी। तो कहने का मतलब आप सस्टेनेबल मैनर में उसे यूज करोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि सारे वाटर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मल्टी फैसेट अप्रोच का यूज करने के, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचे, सोशल रिटर्न मिले, यानी कि मल्टी फैसेट यानी कि बहुरूपीय। ठीक है, ठीक है, और इसे वाटर शेड स्केल पे आपका थिंकिंग करनी है, हमें एक्शन लेना है, यही सब इसमें बोला गया है कि हमें कम्युनिटी को इंक्लूड करना है, इस जितने भी स्टेक होल्डर्स है सभी को इंक्लूड करना है, इंक्लूजन करना है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, वन वाटर अप्रोच की क्या ऑब्जेक्टिव, यही है कि रिलायबल, सिक्योर और क्लीन वाटर सप्लाई मिलनी चाहिए, एक्वाफर को रिचार्ज करना चाहिए, फ्लड से प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन मिनिमम हो सके, रेजिलियंट स्ट्रक्चर बन सके जिससे कि क्लाइमेट का फर्क बहुत कम हो, उस पर असर कम हो, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिले, प्रोस्पेरिटी हो, एफिशिएंट यूज हो वाटर का, और जो वाटर आपका यूज हो सके उसका यूज कर सके, ठीक है, ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके, इक्विटी हो, बराबरी हो, अफोर्डेबिलिटी हो, हर आदमी को आसानी से कम सस्ते दामों में पानी प्रोवाइड किया जा सके कम कॉस्ट पर, ठीक है, और हर एक आदमी को एक्सेस हो सेफ ड्रिंकिंग वाटर की। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है वन वाटर अप्रोच की। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन ने चेयर की मीटिंग, 26वीं मीटिंग हुई थी, उसको चेयर किया है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। इसने किस चीज़ पे फोकस किया, एक तरह से अर्ली वार्निंग जो इंडिकेटर्स की तरह काम करेगा इकोनॉमी के, आपकी इकोनॉमी डाउन जाने वाली है, अप होने वाली है, इकोनॉमी में कौन कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है, एक तरह से उस इंडिकेटर की काम तरह काम करेगा, ये बताएगा। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर्स आपको बताएगा कि इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, वेल ऑफ किया जा सकता है, उसको प्रिपेयर करेगा, वो पूरा एक खाका एक तरह का रोड मैप प्रिपेयर करेगा। इफिशियंसी को इम्प्रूव करेगा, जो आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी एक तरह की एफिशिएंट आपकी प्रोसेस ये लेके आएगा। गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगा, गवर्नेंस गवर्नेंस में जो इश्यूज है, मैनेजमेंट में जो इश्यूज है, उसको सिस्टमेटिकली ये आपका इम्प्रूव करेगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, और जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो रिस्क होते हैं उनको मॉनिटर करेगी ये अ, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल, जिससे कि फाइनेंशियल कंडीशंस और मार्केट के डेवलपमेंट हो सके, फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सके, कंटिन्यूस बेसिस पे इसको मॉनिटर ये करता रहेगा।
ठीक है। अब ये चीज आपकी जो G20 की काउंसिल होने वाली है, जो जिसका आपकी इस बार प्रेसिडेंट कौन होगा, इंडिया होगा, 2023 में होने वाली है। उसमें इसको क्या डिस्कस किया जाएगा, यानी कि इस पे फाइनेंशियल सेक्टर के जो भी इश्यूज है उसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, वो हम जानते हैं। ठीक है। 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। ठीक है, ये आपकी नॉन स्टेचुरी एपेक्स काउंसिल है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। जो रघुराम राजन की 2008 में जो कमेटी बनी, क्योंकि रघुराम राजन कौन है, ये आपके प्रीवियस आपके आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं 2008-9 के टाइम में। ठीक है, तो तब ये आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसमें इनको रिकमेंड किया गया था, प्रपोजल दिया गया था कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाने, तो उनके लिए एफएसडीसी इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, जो जिसका काम यही हुआ। अब इसके कंपोजिशन की बात करें, तो इसका चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है। और बाकी मेंबर्स की बात करें, जो होते हैं वो आपके फाइनेंशियल सेक्टर, जो रेगुलेटर होते हैं ना, फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने वाले जो होते हैं इंस्टीट्यूशन, उनके जो हेड होते हैं वो सब मेंबर होते हैं। जैसे आरबीआई का हेड कौन है, गवर्नर। सेबी का हेड, एफ पी एफ आर डी, पफरडा का, इरडा का, जी ये सब हेड, जो इसके डिपार्टमेंट के जो हेड है, वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। इसकी सब कमेटी किसके द्वारा हेड की जाती है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। इसका फंक्शन ये स्ट्रेंथन करना, इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ठीक है, मैकेनिज्म को, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को एनहांस किया जा सके, और फाइनेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सके। ये सब इसके क्या नाम काम रहेगी। ठीक है, और ये मॉनिटर करेगी मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस को। ठीक है, ये सब है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।